नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पटेल फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ कैंसर से संबंधित जानकारी लेकर। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे जो पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, उन तक कैंसर की जानकारी पहुँचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैंसर क्या होता है, कैंसर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और कौन कौन से कैंसर में किस किस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कैंसर के लक्षण आ रहे हैं तो आप क्या क्या जांच सुविधाएं हैं जिनको अपना सकते हैं, जिससे अपन जल्द से जल्द कैंसर का पता लगा सकते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर से संबंधित जांच होता है वो है बायोप्सी, जिसको सामान्य भाषा में टुकड़ा जांच बोलते हैं, जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बायोप्सी करने से हमको ना सिर्फ ये पता चलता है कि उसमें कैंसर के सेल्स है कि नहीं, दूसरा बल्कि हमको ये भी पता चलता है कि वो किस प्रकार का कैंसर है और उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। चूँकि कैंसर का इलाज अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए अलग अलग होता है। जैसे अपन कीमोथेरेपी की बात की करें तो स्तन कैंसर के लिए अलग तरह का कीमोथेरेपी यूज़ होता है, मुंह के कैंसर के लिए अलग कीमोथेरेपी यूज़ होता है, लीवर के कैंसर के अलग कीमोथेरेपी उपयोग होता है, आहार नल के कैंसर के लिए अलग कीमोथेरेपी उपलब्ध होता है। तो किसी भी कैंसर का इलाज चालू करने के लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण जांच होता है उसकी बायोप्सी जांच। अब जब बायोप्सी जांच के बाद आप पता लगा चुके हैं कि किस प्रकार का कैंसर है, उसकी उत्पत्ति कौन सी कोशिकाओं से हुई है, तो दूसरा कदम होता है हमारा कि कैंसर का फैलाव कितना हुआ है। कैंसर का फैलाव देखने के लिए हमारे पास कई तरह के रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि अपन एक्सरे का सहारा ले सकते हैं, सोनोग्राफी का सहारा ले सकते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी यानी सीटी मशीन का सहारा ले सकते हैं, एमआरआई स्कैन का सहारा ले सकते हैं, या अभी जो आधुनिक तरीका है पेट स्कैन, उसका भी सहारा ले सकते हैं, ताकि पता कर सके जो हमारा कैंसर है शरीर के कौन कौन से हिस्सों में फैला है, या फिर फैला हुआ नहीं है, सिर्फ वहीं तक ही सीमित है। कौन से प्रकार का रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को आपको अपनाना है वो सभी आपके कैंसर के प्रकार पर और कौन से अंग का कैंसर है उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी कराने पड़ सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, 2D इको, ईसीजी। क्योंकि कई तरह की कीमोथेरेपी यूज होने रहते हैं, उसमें ये सब पैरामीटर्स नॉर्मल होने बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए ये सब कीमोथेरेपी या कोई भी जांच करवाने से पहले या कोई इलाज करने से पहले ये रूटीन पैरामीटर्स है जो हमको देखने रहते हैं। अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट है, मतलब नॉर्मल है, तभी हम वो जांच कर सकते हैं या वो इलाज चालू कर सकते हैं। इसलिए ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो आपको बीमारी के हिसाब से करवाने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमको एक महत्वपूर्ण चीज पे भी ध्यान देना पड़ता है कि मरीज की शारीरिक स्थिति कैसी है, जिसको अपन मेडिकल भाषा में ईसीओजी परफॉर्मेंस बोलते हैं, कि मरीज की शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर तो नहीं है कि वो कीमोथेरेपी या ऑपरेशन या रेडिएशन करने लायक तो नहीं है, या फिर मरीज की स्थिति ऐसी है कि ये जितने भी इलाज है हम कर सकते। अब जबकि बायोप्सी और इन्वेस्टिगेशन से कैंसर कंफर्म हो चुका है और कैंसर का फैलाव पता चल चुका है, तो हम कैंसर के इलाज का निर्धारण कर सकते हैं। और इलाज का निर्धारण भी कैंसर के प्रकार, उसके स्टेज, कितना फैला है और किस अंग का कैंसर है, और कुछ आनुवंशिक जेनेटिक फैक्टर होते हैं उस पर निर्भर करता है। कैंसर के इलाज के लिए मुख्यतः सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे मॉडलिटी का यूज किया जाता है। इनमें से किस मॉडलिटी का यूज करना है, वो कैंसर किस अंग का है, किस स्टेज में है और कौन से जेनेटिक फैक्टर उससे एसोसिएटेड है, उस पर निर्भर करते हैं। कई ऐसे कैंसर है जिसमें सिर्फ सर्जरी किया जाता है, कई ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ रेडिएशन किया जाता है, कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी रेडिएशन दोनों की जरूरत पड़ती है, कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो कैंसर किस अंग का है, वो कितना फैला है, या उसके जेनेटिक आनुवंशिक फैक्टर कैसे हैं, उस पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे किसी को मुंह का कैंसर है, जस्ट उदाहरण के लिए स्टेज 1 या 2 कैंसर है, तो हम उसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट सर्जरी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा 2 या 3 के बीच है, अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं है,
तो ऐसे में ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पहले उसको कीमोथेरेपी देके पहले जो ट्यूमर का साइज़ है उसको पहले छोटा करते हैं, और अगर वो सर्जरी के लायक हो जाता है तो उसको अपन सर्जरी के लिए प्रेफ़र करते हैं। और अगर कीमोथेरेपी देने के बाद भी बीमारी ऑपरेट नहीं हो पाता, सर्जरी के लायक नहीं होता, तो उसमें हमको रेडिएशन का सहारा लेना पड़ता है। तो आप समझ ही रहे हैं कि अलग-अलग प्रकार के कैंसर के लिए अलग-अलग मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को उपयोग किया जाता है। वो सब चीज़ डिपेंड करता है उसकी स्टेजिंग पे, उसका फैलाव कैसा है, उसका आस-पास के अंगों में कितना ज़्यादा कैंसर का हिस्सा पहुँच चुका है, ये सब बातों पे निर्भर करता है। आगे आने वाली वीडियो में अगर मुझे समय मिला तो मैं हर प्रकार के कैंसर के बारे में इंडिविजुअल बात करके उसमें कौन से तरह का थेरेपी अपन कर सकते हैं, क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो हमारे समाज में बहुत सारे लोगों के मन में मनसा होती है कि हमको ये इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इसकी वजह से हमारे मरीज़ की स्थिति बिगड़ तो नहीं जाएगी। जैसे कई मरीज़ सोचते रहते हैं कि हम कीमोथेरेपी कराएँगे, या हमारी जो समाज में या पड़ोस में किसी ने कीमोथेरेपी कराया था उसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई। तो ये कुछ धारणाएँ हैं जो हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मरीज़ों के साथ उनकी बीमारियों का स्टेज बढ़ने की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ती है, या जो भी दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसका मुख्य कारण बीमारी का स्टेज बढ़ जाना होता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन से जितने भी साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ज़्यादातर मैनेजेबल होते हैं। सभी को दवाइयों, फिज़ियोथेरेपी या अन्य उपायों के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए स्तन कैंसर की बात करूँ, स्तन कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी होती है। अगर एक साइड का स्तन निकालना पड़ता है कैंसर के इलाज के लिए, तो उनमें अक्सर देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद उनके जिस साइड का स्तन निकाला गया है, उस साइड के जो हाथ है, जिसमें सूजन की समस्या आती है, दर्द की समस्या आती है, या कभी-कभी हाथ की जो मूवमेंट है उसमें समस्या आती है। तो ऐसी कुछ समस्या आती है, उसको दवाइयों से और फिज़ियोथेरेपी से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और उसी तरह बात की जाए जैसे कि मुँह के कैंसर की या गले के कैंसर की, तो उसमें रेडियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, जिसका इलाज संपूर्ण होने के बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि त्वचा में कालापन आना, दूसरा गर्दन में जकड़न आना, ठीक है? गर्दन के नसों में खिंचाव होना। तो ये सारी समस्याएँ जो है वो फिज़ियोथेरेपी या दवाइयों के द्वारा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जैसे कि मुँह कम खुलना, ठीक? ये कुछ समस्याएँ हैं जो आ सकती है, जो पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। और अंत में मैं आप सबसे यह विनती करना चाहता हूँ कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए। अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया गया और उसका इलाज सही तरीके से चालू करके कंप्लीट किया गया, तो ये 100% तक ठीक होने की संभावना रहती है। अतः इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। जैसे ही आपको कैंसर के लक्षण दिखने लगे, तुरंत चिकित्सक के पास जाएँ, और जो भी वो इलाज की सलाह दे रहे हैं, वो जाँच जल्द से जल्द कराएँ और उसको पूरा कराएँ। बिना चिकित्सक की सलाह लिए इलाज को बिल्कुल भी बंद ना करें। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि अपनी स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखें, टोबैको प्रोडक्ट का सेवन ना करें, पैक्ड फूड आइटम का सेवन करने से बचें, जलवायु प्रदूषण को रोकें, नियमित रूप से व्यायाम करें और बीच-बीच में शारीरिक जाँच कराते रहें। कोई भी सामान्य लक्षण को भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जैसे ही कोई भी लक्षण आए, तुरंत चिकित्सक के पास जाएँ और उससे संबंधित जाँच करवाएँ। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कैंसर से संबंधित आपको अगर और जानकारी चाहिए, आप कोई भी विशिष्ट जानकारी जानना चाहते हैं, चाहे इलाज के बारे में हो, चाहे दवा के बारे में हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। जो भी आपको जानना है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में उस चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए। थैंक यू।